हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करते हैं किसकी, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम की। ठीक है, यानी नील्स बोर का मॉडल जैसे ही उसमें कुछ लिमिटेशंस आई, उसके बाद कुछ एक साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए और तैयार हुआ क्या, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं इसको क्या है। देखो ध्यान से, क्या लिख रहे हैं हम लोग, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब ये जो मॉडल है ये तीन मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है। वो जो तीन मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहले सबसे पहले आता है, वो कौन सा आता है, डी ब्रोए कॉन्सेप्ट। पहले कौन सा आता है, डी ब्रोए कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब दिखने में लगता है इट्स डी ब्रोगली और बहुत सारे बच्चे लोग ब्रोगली भी बोलते होंगे, बट एक्चुअली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ब्रोए, यानी BROY से वैसा आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोए कॉन्सेप्ट। ओके, चलो, ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर बताता है। क्या बताता है? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो ये बताता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कैसे है, क्या है, पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, वो कौन सा आता है, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिंदी में इसको बोलते हैं हीजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। वैसे इंग्लिश में क्या, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में, नीट में, कई बार एडवांस में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। नंबर थर्ड, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट है, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। चलो, जेई एडवांस में बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन देता है इसके ऊपर। तो इन तीन मॉडल्स को मिला के बना कौन सा, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ये एक एटम का जो हाईली अपडेटेड मॉडल है। ठीक है, एक एक करके इसको स्टडी करेंगे और आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कौन सा, डी ब्रोए कॉन्सेप्ट। डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। पहले इसको उतार दीजिए और फिर एक एक करके हम लोग चलते आगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डी ब्रोए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हुआ क्या, 1924 की बात थी। कब की बात थी, 1924। एक फिजिसिस्ट आए जिनका नाम था लुई डी ब्रोए। क्या नाम था, लुई, LOUIS, लुई डी ब्रोए। ठीक है, ओके। तो दिखने में क्या लगता है, लुईस पास्चर। जैसे आपने वो बायोलॉजी में लुईस पास्चर सुना होगा ना, वो लुईस पास्चर नहीं होता, वो होता लुई पास्चर। वैसे ये लुईस नहीं है, इट्स लुई। तो एक फिजिसिस्ट है जिनका नाम था लुई डी ब्रोए। ये डी एक्चुअली पुराने टाइम में जिस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, तो वहां पे जो जैसे अपन दा लगा था ना, THE दा, तो वो दा, वो दाई है एक्चुअली, वो उसको डी लिखते हैं। तो लुई डी ब्रोए ने एक कॉन्सेप्ट दिया। क्या बोला उन्होंने कहा कि इफ लाइट और यू कैन से रेडिएशन, दे हैव बोथ वेव नेचर एंड एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो फिर मैटर के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर लाइट में वेव और पार्टिकल नेचर होता है, then this concept should also be applicable for matter। अब मैटर के अंदर किसको माने, मैटर में हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को भी ले सकते हैं, मैटर में थोड़े हैवी पार्टिकल को भी ले सकते हैं। जैसे मैं क्रिकेट बॉल ले सकता हूं, मैं मोटर कार ले सकता हूं, ठीक है, और मैं इलेक्ट्रॉन भी ले सकता हूं, माइक्रोस्कोपिक लो तो कहते हैं कि अगर लाइट के अंदर वेव और पार्टिकल दोनों नेचर है, तो मैटर में भी वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होना चाहिए। अब बोलने में क्या जाता है, लेकिन उन्होंने इसको प्रूव किया। उन्होंने इसको क्या किया, प्रूव। तो पहली बात तो ये थी। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, कहती इन्होंने माना इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में जब हम लोग लिमिटेशन पढ़ रहे थे बोर्स मॉडल की,
तो उसका एक लिमिटेशन क्या था कि बोहर ने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया एज ए मटेरियल पार्टिकल ओनली। ठीक है, डी ब्रॉय ने बताया कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर तो है ही है, लेकिन उसमें वेव नेचर भी है। क्या है? वेव नेचर। तो जो डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग एक नाम और भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या, यहां लिख देता हूं मैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सिर्फ वेव नेचर क्यों बोला? क्योंकि पार्टिकल नेचर तो नील्स बोर ने ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन है वो एज ए पार्टिकल है। डी ब्रॉय ने प्रूव किया कि वो वेव नेचर भी रखता है। चलो ओके, अब हुआ क्या, डी ब्रॉय ने एक बात बोला कि जो लैम्डा है, लैम्डा यानी वेवलेंथ है किसका? इलेक्ट्रॉन का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोमेंटम के। डी ब्रॉय सेड दैट द वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। क्या? मोमेंटम। ओके चलो, तो अब इसको आगे करते हैं। तो लैम्डा क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया p। p इज इक्वल टू क्या होता है? mv। फिजिक्स में आपने पढ़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। और अगर ये प्रोपोर्शनल हटाएं, साइन हटाएं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, और वो क्या है वहां पे? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो ध्यान से, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूं यहां पे, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ है ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। उसके बाद h आप जानते हो सारे, क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है? 6.626 into 10 to raise minus 34 जूल सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जानते हो आप कितना होता है मास? 9.11 into 10 to raise minus 31 किलोग्राम। एंड v क्या है? v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन। अरे मूविंग का वेलोसिटी होगा, स्टेशनरी का कहां से होगा? ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। तो ये डी ब्रॉय ने एक इक्वेशन दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर ये इक्वेशन आया कैसे, ये इक्वेशन कहां से क्रिएट हुआ? तो आज ये इक्वेशन कहां से जनरेट हुआ, क्रिएट हुआ, हम वो करने वाले हैं। तो क्या काम किया डी ब्रॉय ने? क्या काम किया उसने? आइंस्टाइन इक्वेशन को, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को और वेव थ्योरी ऑफ लाइट को कंबाइन कर दिया। डी ब्रॉय कंबाइन क्या? आइंस्टाइन इक्वेशन, ओके, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड तीसरा कौन सा लिया? वेव थ्योरी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट को कंबाइन कर दिया। किसने? डी ब्रॉय ने। और कंबाइन करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या जनरेट होगी? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। ये बात क्लियर है? इतना उतार लीजिए, मुझे एक बार बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर करना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं और हम लोग इन तीनों को, आइंस्टाइन इक्वेशन को, उसके बाद आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को और वेव थ्योरी ऑफ लाइट को हम लोग क्या करने वाले हैं? मिलाने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारी क्या जनरेट हो जाएगी? डी ब्रॉय इक्वेशन व्हिच इज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। तो देखो, सबसे पहले तो क्या बोला? ड्यूअल नेचर की बात हुई। ड्यूअल नेचर यानी वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो मैं लिख लेता हूं क्या? वेव नेचर, और दूसरा मैं क्या लिख लेता हूं? पार्टिकल नेचर। और मैं ले लेता हूं क्या? इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूं। अब देखो, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी? इक्वल टू mc स्क्वायर। वो पार्टिकल नेचर बताती है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू mc स्क्वायर में क्या है? मास है, और मास किससे रिलेट होता है? पार्टिकल से। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये किसको बताता है? पार्टिकल नेचर को बताता है। वेयर is the energy, m is the mass of moving electron, और c आप जानते हो क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन लूंगा तो मैं c को v से रिप्लेस कर दूंगा बाद में।
ठीक है ना। और ये कौन सा है, पार्टिकल नेचर बताता है। अब यहां पर आते हैं वेव नेचर। वेव नेचर में क्या आ जाए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, प्लैंक ने क्या बोला, प्लैंक ने बोला E इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वेव। तो ये कौन सा नेचर बता रहा है आपको, वेव नेचर बता रहा है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं और इसको इक्वेशन नंबर मान लूं क्या, 2 मान लूं, ये बात क्लियर है। ओके, और तीसरी थ्योरी कौन सी है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्या बोला, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलती है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, या सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यहां पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है लाइट का, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, ओके। तो यहां से न्यू ले आए तो न्यू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। तो ये जो तीन हमारे पास इक्वेशन है, डी ब्रोगली ने तीनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो अब मैं यहां पे 1 और 2 से लिखने जा रहा हूं। देखो क्या लिखूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. 1 and 2 में you can see that left hand side is equal. It means right hand side is also equal. तो क्या हो जाएगा, h nu is equal to mc square. बिल्कुल क्लियर बात है, कोई इशू नहीं है। या मैं लिख सकता हूं mc square equal to h nu, लिख सकता हूं ये भी, चलो, यानी मैंने लिख दिया mc square equal to h nu, पक्का। अब आते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट से, न्यू क्या होता है, c upon lambda. कैन आई रिप्लेस दिस न्यू बाय c अपॉन लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। यहां के एक c से यहां का एक c कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो फिर एक काम करो, कैन आई टेक दिस लैम्डा दिस साइड एंड mc दिस साइड, तो हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, वेयर c द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। देन आई कैन रिप्लेस दिस c विद v, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये लो, यहां से आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। डी ब्रोगली ने ये तो बोला था, लैम्डा क्या होता है, h अपॉन mv। और यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, अब और यू कैन से, ये h तो कांस्टेंट है, क्या, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, मींस अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। या फिर लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो ये इस इक्वेशन का जो डी ब्रोगली ने दिया था डेरिवेशन है। अब एक चीज देखो, ये इक्वेशन कहां से जनरेट हुई, इन दोनों से। ये प्लैंक थ्योरी क्या बताती है, वेव नेचर, और आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या बताता है, पार्टिकल नेचर। इन दोनों को, वेव और पार्टिकल दोनों को कंबाइन किया तब इक्वेशन आया। इसका मतलब डी ब्रोगली की ये जो इक्वेशन है वो कौन सा नेचर बताती है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जहां भी लैम्डा आ जाए, लैम्डा का मतलब क्या है, वेवलेंथ है। लैम्डा का मतलब क्या है, वेवलेंथ है। इसका मतलब वो किसके बारे में बताएगा, वेव नेचर बताएगा। जहां भी जिस इक्वेशन में लैम्डा आ गया, समझ जाना क्या है, वेव नेचर है। दूसरा, इसी इक्वेशन में m क्या है, मास। m यहां पर क्या हो गया, इट इज द मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। और मास किसका होता है, पार्टिकल का होता है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर मास आ जाता है तो समझ जाना वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल नेचर हो गया। इसका मतलब इस इक्वेशन में, डी ब्रोगली इक्वेशन में लैम्डा और मास दोनों आ रहे हैं, जो कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को बता रहे। इसका मतलब ड्यूअल नेचर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ड्यूअल नेचर। अब देखो, नील्स बोर ने तो बोल ही दिया था कि ही कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज ए मटेरियल पार्टिकल ओनली, लेकिन डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन, यहां लैम्डा है ना, उसके अंदर वेव नेचर भी होता है। क्या होता है, वेव नेचर। अगर नील्स बोर मान लेता इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव भी मान लेता, तो उसका जो एक लिमिटेशन वाला पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, क्या, why the angular momentum of an electron in an orbit is integral multiple of h upon 2 pi, वो प्रूव नहीं कर पाया था नील्स बोर कि ऐसा क्यों होता है। उसने दे दिया लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि he considered electron as a material particle only। अगर इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसीडर कर लिया जाता, वेव भी कंसीडर कर लिया जाता, तो ये प्रूव हो जाता।
तो सर प्रूव करके दिखाइए। बिल्कुल हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। हम लोग आगे डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट को और बोर्स थ्योरी को हम लोग रिलेट करके देखेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे और उससे देखेंगे कि वो जो एम्पियर है NH/2 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। उससे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ एक और बातें करेंगे, फॉर्मूलाज की भी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम इसको और अच्छे से इलैबोरेट करेंगे। तब तक आप एक बार इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिए। चलिए अभी हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स को। वो पॉइंट्स क्या है ध्यान से देखना आप लोग। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। हमने इस इक्वेशन को प्रूव कर दिया कि कहां से आई है ये आइंस्टाइन इक्वेशन, उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके बाद वेव थ्योरी ऑफ लाइट को कंबाइन करने से आई। अब देखो कुछ एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या देखो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv है। क्लियर है? देखो यहां पर m क्या है, मास है। m क्या है, मास। देखो एक चीज समझ लीजिए, क्या समझोगे कि अगर किसी पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लो कि क्या लिख दूं मैं, अगर इफ मास ज्यादा है तो लैम्डा क्या है, कम है। ठीक है, मींस अगर मैं बात करूं कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो कि क्रिकेट बॉल ले लिया हमने, ठीक है, फॉर एग्जांपल मास ऑफ क्रिकेट बॉल हो गया हमारे पास, ठीक है, सॉकर बॉल हो गया, फुटबॉल मान लेते, फुटबॉल हो गया, या फिर कोई गाड़ी हो गई, मोटर कार हो गई हमारे पास। अब इनका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उनका जो वेवलेंथ है लैम्डा आता है, वो क्या आता है, मिनिमम आता है। लैम्डा क्या आता है, मिनिमम आता है। और अगर यहीं पर हम लोग ले लें क्या, मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक और यू कैन से सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, उनका मास क्या होता है, मास कम होता है। और जब मास कम होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत कम है, 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम है, तो उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वेवलेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि डी ब्रोय का ये जो वेव इक्वेशन है, इट इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनका मास बहुत कम होता है, तभी वेवलेंथ क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और ये अगर आप वो पार्टिकल्स ले लीजिए जिनका मास ज्यादा है तो उनकी वेवलेंथ नेग्लिजिबल आएगी, और जब वेवलेंथ नेग्लिजिबल आएगी तो कोई मतलब नहीं है इस डी ब्रोय इक्वेशन का। तो माइंड में एक चीज अच्छे से फिट कर लीजिए, दैट डी ब्रोय वेव इक्वेशन इज सिग्निफिकेंट। मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये, क्या बोला, डी ब्रोय वेव इक्वेशन इज significant for microscopic and submicroscopic particles only. For example, इलेक्ट्रॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, उन लोगों के लिए ये डी ब्रोय वेव इक्वेशन है वो सिग्निफिकेंट है, यूजफुल है, लेकिन हैवी पार्टिकल्स के लिए ये यूजफुल नहीं है। तो ये चीज बहुत काम आएगी। चलो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, हमको वेवलेंथ निकालना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ, आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ 0.1 किलोग्राम। आपको एक पार्टिकल दिया है m, मास कितना दिया उसका, 0.1 किलोग्राम दिया है, ठीक है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हमको उसका क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। क्लियर है, कोई इशू है नहीं। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोय वेव इक्वेशन लैम्डा क्या होता है, h/mv होता है। लैम्डा क्या होता है, h/mv, ओके। चलो h कितना है, 6.626 into 10⁻⁻34, क्या लिखूं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है।
अपॉन m, मास कितना दिया उन्होंने 0.1 kg, तो 0.1 kg इनटू v वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दिया इन्होंने दिया है कितना 30 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 30 किलोमीटर पर सेकंड। ओके चलो पर सेकंड में 30 किलोमीटर, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो आप एक काम करो इसको 30 मीटर पर सेकंड लो, 30 किलोमीटर पर सेकंड तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो 30 मीटर पर सेकंड ले लीजिए। ये बात क्लियर है? मैंने जानबूझ के यूनिट्स लिखे हैं ताकि हम जब सोल्व करें तो हमारे कोई एरर ना आए। तो कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले किलोग्राम से किलोग्राम, 1 मीटर से 1 मीटर और सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स चला गया, तो पीछे हमारे यूनिट क्या बचे? मीटर में बचे। लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ, तो लेंथ के यहाँ यूनिट के आगे मीटर, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब उसके बाद देखो ये 6.6 है और ये 0.1 है, ठीक है। अगर आप एक काम करो 0.1 को 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? 3 आता है, तो इसको हटा दो, 30 की जगह क्या कर दो? 3 कर दो, बड़ा सिंपल है। फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 0.32 जा, तो आंसर कितना आ गया? 2.2 into 10 to the minus 34 मीटर। अरे वेवलेंथ देखो कितनी कम है, -34 मीटर, जिसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है? बहुत कम होती है, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक या सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। सो डी ब्रॉय वेव इक्वेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात देखो, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको भी आगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मान लो आपको एक हैवी पार्टिकल दिया है और एक लाइट पार्टिकल दिया है। आपको एक हैवी पार्टिकल, जैसे मान लो एक आपको एक बॉल दे दी गई है, ठीक है, 0.1 किलोग्राम की यानी 100 ग्राम की, और एक लाइट पार्टिकल यानी आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है। अब दोनों का वेलोसिटी सेम है, क्या लिखा? अगला पॉइंट क्या है? इफ वेलोसिटी ऑफ a heavy particle and a microscopic particle माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मान लो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और हैवी पार्टिकल मान लो कोई, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई 0.1 किलोग्राम, एक बोल ले लेते हैं। If velocity of a heavy particle and a microscopic particle is same, अगर वेलोसिटी सेम है तो फिर वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो ध्यान से, क्या लैम्डा क्या है? इट इज इक्वल टू h अपॉन में mv। अब देखो क्या है कि अगर मैं यहां पे हैवी पार्टिकल लेता हूं, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया? हैवी पार्टिकल, फिर बाद में मैं क्या ले लूंगा? ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है ना? ओके, अब दोनों का वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी को तो भूल जाओ, तो लैम्डा ऑफ बॉल को मैं एक बार b लिख रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू h अपॉन m ऑफ b। v तो सेम है, b को तो v पढ़ाने दो। अब देखो अगर वेलोसिटी सेम है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा क्या होगा? कम होगा। तो मास किसका ज्यादा है? इसका, तो लैम्डा क्या है? इसका कम। लेकिन यहां पर देखो लैम्डा ऑफ e, इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखा, इज इक्वल टू h अपॉन m ऑफ e इनटू में v। वेलोसिटी सेम है तो मास किसका कम है? पार्टिकल का, तो उसका लैम्डा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। यहां पे इसका मास ज्यादा है तो लैम्डा क्या है? कम है। मास कम है तो लैम्डा क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी दोनों पार्टिकल्स का, हैवी और लाइट पार्टिकल्स का सेम है, अगर मान लो दे दिया जाए, तो जिसका मास, कहानी किस पे आ जाएगी? मास पे आ जाएगी। जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जिसका मास कम होगा उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो एक पॉइंट ये भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अभी ये पॉइंट क्लियर है शायद आपको। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? आपके जेईई वाले बच्चों के लिए, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है पॉइंट? देखो ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जो लैम्डा है
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m इनटू में काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m इनटू में काइनेटिक एनर्जी। रटना नहीं है, कैसे आया ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। देखो अब आपके पास एक नई चीज आई है काइनेटिक एनर्जी, और फिर एक आया रूट। तो देखो सबसे पहले इसको कैसे डिराइव करें, क्या लिखोगे, एज वी नो जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, हम सब जानते हैं। ठीक है, अब आपको इस एक्सप्रेशन में क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी को वैसे रहना दीजिए। अब देखो ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा 2 इनटू में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर वाले इक्वेशन में आपको रूट दिया है, रूट कब होगा, जब एक साइड में स्क्वायर होगा तभी स्क्वायर को यहाँ लेके आएंगे, एक साइड में लेके आएंगे तो रूट आएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर तो सिर्फ v के साथ में, क्यों ना m का भी स्क्वायर हो जाए, तो क्या हो जाएगा mv होल स्क्वायर हो जाएगा। तो m स्क्वायर करने के लिए इस साइड को हमको m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस साइड को m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमने यहां से m से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड को, तो राइट साइड को भी m से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, जिसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, mv होल स्क्वायर। क्लियर है बात। अब ये स्क्वायर यहां पे आके क्या हो जाने वाला है, रूट, तो आपका जो mv है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो mv आ गया आपका रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। आगे अब जो डी ब्रॉय वेव इक्वेशन क्या है, डी ब्रॉय जो वेव इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब देखो mv की जगह मैं क्या पुट कर दूं, 2m काइनेटिक एनर्जी, तो तुम्हारा लैम्डा क्या बनेगा, h अपॉन रूट ऑफ 2m इनटू में काइनेटिक एनर्जी। तो क्या ये इक्वेशन प्रूव हुई कि नहीं हुई। तो हम डी ब्रॉय वेव इक्वेशन को अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी, वेयर m इज द मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें और काइनेटिक एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी है ही। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगला एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, सिंपल सा, ये भी कहते हैं कि इफ हमारे पास कोई चार्ज है Q, ठीक है, इफ ए चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v फ्रॉम रेस्ट। देखो क्या लिखा हमने, इफ ए चार्ज Q is accelerated through a potential difference क्या, v, ठीक है, then डी ब्रोए वेव इक्वेशन क्या बन जाती है आपकी, डी ब्रोए वेव इक्वेशन हो जाएगी आपकी क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m इनटू q इनटू में v। ठीक है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है यहाँ पर, q इनटू में v। तो अगर आपको यहाँ पे कोई चार्ज दे दिया जाए, ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट हो रहा है, v दे दिया जाए वो पोटेंशियल डिफरेंस, तो यही क्वेश्चन आपकी क्या बन जाएगी, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m इनटू q इनटू में v। ये बात क्लियर है। चलो एक पॉइंट आपके पास ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसीडर कर ले, जो डी ब्रोय ने बोला, तो इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। मान लो ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना है, r, और इस रेडियस r वाले सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। एंड अगर इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसीडर कर ले तो कैसे रिवॉल्व करेगा, यही रिवॉल्व करे, ये पाथ उसका रिवॉल्व का, और ये पाथ क्या है, दिस पाथ इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस ऑर्बिट।
ठीक है, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस कितना हुआ 2 पाई r, और इस सर्कमफ्रेंस यही तो उसका लेंथ है इलेक्ट्रॉन का, यही तो उसका पाथ रिवॉल्व करने का, और उसकी लेंथ कैसे निकालोगे वेवलेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने एज ए वेव कंसीडर किया है, तो क्या मानेंगे वेवलेंथ। तो ये 2 पाई r है वो किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा, किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा। लेकिन अगर ये रेडियस है nth ऑर्बिट की है, द रेडियस इज ऑफ nth ऑर्बिट, तो यही हमारा लैम्डा क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा n लैम्डा। तो डी ब्रोई ने बोला दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर कोई रेडियस nth ऑर्बिट की है तो वो क्या हो जाएगा n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। ये बात भी किसने बोला डी ब्रोई ने बोला। अब यहां से भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट आता है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हमेशा डी ब्रोई इक्वेशन से ही निकाला जाता है। The wavelength of an electron is always calculated by using de Broglie equation। क्या लिखा हमने? The wavelength of an electron is always calculated by using de Broglie equation, wave equation। ठीक है, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आगे न्यूमेरिकल्स में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब था बोहर की सिर्फ एक ही गलती थी, बोहर ने इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल अज्यूम कर लिया था, ओनली एज ए मटेरियल पार्टिकल। डी ब्रोई ने आके बोला कि वो पार्टिकल तो है ही लेकिन उसमें वेव नेचर भी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव मान लेते हैं हम लोग, और उसका जो वेवलेंथ है हमेशा किससे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, बाय यूजिंग डी ब्रोई इक्वेशन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग जो डी ब्रोई कॉन्सेप्ट और बोहर कॉन्सेप्ट को आपस में इंटरलेट करने वाले हैं कि जो नील्स बोर ने बोला था that the angular momentum of an electron in an orbit is integral multiple of h upon 2 pi, means mvr equal to nh upon 2 pi, जो कि वो प्रूव नहीं कर पाया था, सिर्फ उसने बोला था। तो क्या डी ब्रोई थ्योरी से हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करने वाले हैं। तब तक इसको अच्छे से आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं बोहर थ्योरी एंड डी ब्रोई कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला कि डी ब्रोई ने क्या बोला कि द नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग in a circular orbit around the nucleus is like a wave। इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, लाइक ए वेव नेचर है। ठीक है, अगर उस सर्कुलर ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस हम लोग 2 पाई आर लेंगे तो क्या आता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई कॉन्सेप्ट क्या बोला उसने, 2 पाई r n is equal to n lambda is equal to n lambda। ठीक है, ओके। लेकिन बोहर ने क्या बोला, बट अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, बोहर ने क्या बोला, mvr equal to nh upon 2 pi, the angular momentum of an electron in an orbit is integral multiple of h upon 2 pi, where n is a whole number, where n is a whole number, वैल्यू कितनी है 1 2 3 अप टू कहां तक हो जाएगा इंफिनिटी। अगर इन दोनों को हम लोग रिलेट कर लें, इसका मतलब क्या था कि डी ब्रोई सही था, ठीक है, यानी बोहर भी सही था। तो अगर मैं इस mvr is equal to nh upon 2 pi को इसके इक्वल ले आता हूं तो इसका मतलब बात सही था। तो लेके आते हैं, देखो ध्यान से एक काम करें, ये जो 2 पाई है इसको मैं यहां ले जाता हूं और ये जो mv है इसको मैं यहां ले आता हूं, क्लियर है। तो क्या आएगा हमारे पास 2 पाई r इक्वल टू n h अपॉन में mv, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। n लगाया है तो 2 पाई r n कर देता हूं, n यानी nth ऑर्बिट की बात हो रही है, rn का मतलब क्या है, रेडियस होता है nth ऑर्बिट। ओके,
अब डी ब्रोय ने क्या बोला था? डी ब्रोय ने बोला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ठीक है, बट लैम्डा क्या है? एच अपॉन एम बी है, और ये चीज हम यहां पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन, एच अपॉन एम बी की जगह क्या जाएगा हमारे पास? लैम्डा आ जाएगा। और यही बात किसने बोला था? डी ब्रोय ने बोला था। इसका मतलब क्या है कि बोहर ने जो बोला एमबीआर इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, वो बात बिल्कुल सही थी, बट ही कुडंट प्रूव दैट, एंड दैट थिंग, दिस थिंग वाज लेटर प्रूव्ड बाय डी ब्रोय बिकॉज़ ही कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज ए वेव आल्सो। इसका मतलब देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रोय कांसेप्ट। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड एज ए वेव, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड एज ए वेव क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। यही बात डी ब्रोय ने प्रूव कर दी। इसका मतलब देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रोय थ्योरी। तो ये टॉपिक था आज का डी ब्रोय कॉन्सेप्ट के बारे में। बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर। ओके, बुक्स लीजिए, जो भी आपके पास मटेरियल है वो लीजिए, वरना मेरा ये जो टेलीग्राम वाला चैनल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप अपने डाउट्स इसके ऊपर पूछ सकते हो, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो वेव मैकेनिकल मॉडल का दूसरा जो मॉडल है, क्या हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक यू।